इतने जाहिल लोग भरे हुए हैं इस भारतीय जनता पार्टी में जी इसने एक मौजूदा उस वक्त के वर्तमान सांसद जी दानिश अली को इन्होंने आतंकवादी कटवे मुल्ले कह करके संबोधित किया, जो कि रिकॉर्ड में है संसद में। आप समझ रहे हैं कितनी नीचता वाली था। सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि जैसे जैसे रुपये का स्तर गिरता है प्रधानमंत्री का भी स्तर गिरता है। अब इनका स्तर गिरना मैं आपको बताता हूँ। इनका स्तर इतना गिरा है सांसद से और केंद्रीय मंत्री से, सांसद से और केंद्रीय मंत्री से ये लोग विधायक के चुनाव पे आ गए। और आज इनकी औकात ये है कि बहन प्रियंका गांधी जी के लिए अगर इस तरह का शब्द उपयोग इन्होंने किए हैं, हम उनको नहीं दोहराएंगे। तो मैं कहता हूँ कितनी घटिया है। और जब इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक चुकी है और ये विधायक पे आ गया है, तो आज इनका हाल ये है, बद से बदतर है। इनको पता है कि सत्ता धीरे धीरे हम सत्ता से हमारे सत्ता की जो नीचे की ज़मीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। दिल्ली में चुनाव का माहौल बन चुका है क्योंकि कांग्रेस समेत बीजेपी और आम आदमी पार्टी सभी ने अपने अपने प्रत्याशियों को एक तरह घोषणा करना शुरू कर दिया है, तमाम वायदे करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में ओखला विधानसभा के ऊपर सबकी नज़र लगी हुई है कि वहाँ से कौन सा कांग्रेस का प्रत्याशी होने वाला है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी दिल्ली में सत्ता वापसी के लिए छटपटा रही है, लगातार प्रयास कर रही है। और इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ में ओखला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के नेता अब्बास मस्तान साहब मौजूद हैं। अब्बास साहब, पहली बात तो स्वागत है आपका। थैंक यू अमन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब्बास साहब, ओखला के बारे में अगर मैं बात करूँ, चूँकि अभी यहाँ से जो विधायक हैं उस शुरुआत उनसे कर लेते हैं कि इन 10 सालों की अगर पूरी की बात कर लें हम लोग, क्योंकि 3 बार से लगातार आम आदमी पार्टी सरकार है, अमानतुल्लाह यहाँ से लगातार विधायक भी रहे हैं। कैसे देखते हैं आप कि कितना विकास कर पाए? क्या वाकई में ओखला के अंदर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने कुछ किया भी है या एक तरह हवा बांधने का काम किया जा रहा है? स्कूल का पेंट वगैरह किया है इन लोगों ने जी। और इन्होंने झूठे वादे किए और इन्होंने टूटी फूटी सड़कें दी। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे लोगों को वहाँ चला है। इन्होंने दवाइयों के नाम पे घोटाले किए हैं। इन्होंने डॉक्टर्स नहीं बिठाए एक भी मोहल्ला क्लिनिक में। इन्होंने बिजली फ्री बिल के नाम पे इन्होंने घोटाले किए हैं, लोगों के घरों पे छापे लगवाए हैं। और उनको फिर कल एक अभी जो है इन्होंने कहा है कि जिन घरों में छापे लगे हैं बिजली के, हमारे वहाँ के विधायक जो हैं श्री अमानतुल्लाह खान ने, और उनके बिल आधे दामों में निपटारा कर रहे हैं। मतलब ये इनकी इतनी मिली भगत चल रही है BSS वालों से कि पहले किसी के घर पे छापा लगवाओ झूठ में, उनको फंसाओ, पहले उनको पहले 2 लाख का बिल भेजो और फिर अमानतुल्लाह खान MLA के सिग्नेचर द्वारा उसके 50% माफ़ी का ऐलान कराओ। इस तरह के इन्होंने काम किए हैं। और कोई गली, कोई सड़क, कोई रास्ते ऐसे नहीं बचे जहाँ से आप मतलब बगैर गड्ढों के आ जाएं, बगैर कीचड़ के आ जाएं। नमाज पढ़ते हैं लोग, मस्जिदों के सामने कूड़ा पड़ा है, मस्जिदों के सामने सीवर बह रहे हैं, सड़क टूटी फूटी उनमें पानी भरा रह रहा है, लोग डेंगू से, चिकनगुनिया से, मलेरिया से परेशान हैं। मतलब बुरा हाल इन लोगों ने किया है। करीब करीब स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां, खासकर मैं आपको बताऊं, जो सरकारी स्कूल में लड़कियां पढ़ती हैं, 20% लड़कियां स्कूल छोड़ चुकी हैं। अब ये इनका काम है। अब बताइए इन्होंने काम कहाँ कर दिया? बिल्कुल, आपने जो बात कही कि इतने बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, लेकिन स्कूलों की तो बड़ी तारीफ करते हुए नजर आते हैं कि भाई हमने शिक्षा का स्टैंडर्ड यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया, यहाँ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको बेटर कर दिया। क्या सिर्फ पेंट करना ही इनका मकसद था या बाकी अंदर कुछ काम हुआ है? नहीं, रेनोवेट किया है इन लोगों ने, कोई नए से स्कूल नहीं बनाए हैं। रेनोवेशन इनका रहा है स्कूलों का, वो हम मानते हैं। इन्होंने स्कूल का मतलब बिल्डिंगों की लिपाई पुताई की है इन लोगों ने, और उसके अलावा सिवाय झूठ के अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। अच्छा बस, अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार 3 बार सत्ता में रही। शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रहीं। इस बार अगर देखा जाए तो 3 बार लगातार आम आदमी पार्टी भी सत्ता में रही। कांग्रेस पार्टी को वापसी करने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं, क्या उपाय करना चाहिए और क्या इस बार ऐसा माहौल है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को एक बार फिर मजबूत करती हुई नजर आ रही है? हमारे हर दिल अजीज नेता श्री देवेंद्र यादव जी जो अध्यक्ष बने हैं दिल्ली के, इतने ताकत से वो लगे चुनाव में
चुनाव से पहले ही उन्होंने न्याय यात्रा निकाली, इनकी कुरीतियों को, इनकी गलत नीतियों को लोगों के सामने उजागर किया। रोज 30-30 किलोमीटर पैदल चले, एक एक दिन में 2-2 3-3 विधानसभाएं हम लोग घूमे हैं भाई साहब के साथ में, देवेंद्र जी यादव जी के साथ में। उन लोगों ने लोगों को, हम यात्रा से अवेयरनेस हम लोगों में आवाम के अंदर लाए हैं। और आज ये समझ लीजिए आप कि वापसी के लिए हम बिल्कुल उतावले हैं और हम मानते हैं कि हम सरकार दिल्ली में दोबारा से बनाएंगे। शीला जी ने दिल्ली को क्योटो बना दिया था, आज वही दिल्ली प्रदूषण में नंबर 1 है। आप रोड फूटे हैं, कहीं सड़क रास्ते मतलब बुरा हाल दिल्ली का है। आपको जाम की समस्याएं चारों तरफ देखने को मिलती है, जहाँ आदमी आधा घंटे में जा रहा है। कई मामले तो ऐसे आए हैं कि एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया है कुछ लोगों ने। वो दुर्भाग्यवश ये लोग आ गए और वो काला दिन था इस दिल्ली के लिए, तो जिस दिन केजरीवाल के छलावे में आ गए। मैं पूछना चाहता हूं अमन भाई इस केजरीवाल जी से, इस फर्जीवाल जी से, कि इन लोगों ने वादा किया था कि मैं लोकपाल बिल पास करूंगा। कहाँ गए लोकपाल के वादे? ये कहता मैं आम जिंदगी जीऊंगा। आज ये शीश महल में जिंदगी गुजार रहा है, जिसके टॉयलेट सीट ये समझ लीजिए सोने की बनी हुई हों, जिसके घर में जो कर्टन वगैरह हैं, जो जिनकी कीमत लाखों में है। पिलोज देख लो आप, कुशन देख लो, लाखों में एक एक पर्दे, हाँ वो कर्टन वगैरह, इतना मतलब एक शीश महल तैयार किया है। जब दिल्ली के लोग जब परेशान थे कोरोना से, इनके शीश महल में काम चल रहा था। और हम लोगों ने लोगों के लिए राशन की किटें बंटवाई हैं, गीला खाना मतलब खाना बना करके उनको मतलब रिफ्रेशमेंट बना करके किटें दी हैं। हमने सूखा राशन की किटें भेजी हैं। हमने ये काम किया है और इनके शीश महल तैयार हो रहे थे। अच्छा, इतनी नाराजगी क्यों है केजरीवाल जी से, अगर मैं कहूँ? क्योंकि इंडिया गठबंधन तो अपने आप में कहीं ना कहीं साथ मिलके चल रहे हैं, साथ कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर नजर आते हैं, राज्य स्तर पे आते आते आखिर इतनी नाराजगी अब्बास भाई क्यों? नहीं, देखो केजरीवाल के झूठ की बात है। केजरीवाल जी को हमने 2013 में इनकी ये सत्ता नहीं बना पा रहे थे, सत्ता में नहीं आ पा रहे, समर्थन किया, हमने सपोर्ट किया, इनको बनाया। बनाने के बाद में इन्होंने क्या किया, हमारे ऊपर लांछन लगा के 2015 में इन्होंने दोबारा से चुनाव की मांग की कि हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। फिर इनको मतलब हमने तो कुछ नहीं मांगा था, हमने तो एक के अच्छा केजरीवाल अच्छी बातें कर रहा है तो हमने इनको सत्ता इनके हाथ में सौंप दी थी, समर्थन दे दिया था। और इन लोगों ने क्या किया है, दोबारा से हमारे गले पे पैर रख के, कंधे पे पैर रख के आगे बढ़ के इन्होंने 2015 में पूर्ण रूप से आगे गए। और अब आ जाओ इन्होंने दिल्ली को तो बर्बाद किया ही, पंजाब चले गए। पंजाब में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है। वहां तो इनका भाई पुलिस कभी हाथ में नहीं थी, दिल्ली में तो कभी ये नहीं था। पंजाब में सब कुछ हाथ में है अमन भाई। मैं कहना ये चाहता हूं कि पंजाब में इन्होंने 1000 प्रति महिला को देने का वादा किया था। आज वो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनको नहीं दिया गया। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का कोई नामो निशान नहीं बचा है। वहाँ रोज गुंडागर्दी, वहाँ नशा अपने चरम पे है। और आपको मैं बताऊं, वहाँ गुंडागर्दी इतनी, रोज वहाँ मर्डर और चाकू छुरी गोली चल रहा, AK-47 तक वहाँ चल रही है। इस तरह की हरकतें वहाँ पे इन्होंने उग्रवाद को बढ़ावा दिया है। ये मैं आपको सच्चाई बताऊं तो दिल्ली का भी वही हाल ये कर दिया है। अच्छा बस भाई, चलिए फिर एक बार फिर कांग्रेस की बात करते हैं और साथ में बीजेपी को लेकर आते हैं, क्योंकि आप देखिए बीजेपी भी लगातार अब तक खामोश थी। क्योंकि आप देखिए कि 2 दिन पहले ही उन्होंने अपनी पहली सूची जारी की है और अभी भी बहुत सारे नाम आने बाकी है। लेकिन रमेश बिधूड़ी का नाम जिस तरह सामने आया कालकाजी क्षेत्र से, और सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था कि शायद उनका नाम इस तरह से नहीं आएगा, लेकिन चलिए सामने आ गया है। लेकिन मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह के शब्दों को उन्होंने प्रियंका गांधी के लिए उपयोग किया है, आपको भी पता होगा कि जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की है, मैं उसको टिप्पणी को दोहराना नहीं चाहता, एक महिला होने के नाते जिस तरह से उन्होंने ये बात कही है, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अपोज किया है, बयानबाजी की है, लेकिन क्या एक जिम्मेदार नेता होने के नाते रमेश बिधूड़ी को क्या इस तरह के बयान देना चाहिए? क्योंकि इससे पहले संसद में भी हमने देखा किस तरह के उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया था। अमन भाई, इतने जाहिल लोग भरे हुए हैं इस भारतीय जनता पार्टी में जी। इसने एक मौजूदा उस वक्त के वर्तमान सांसद दानिश अली को इन्होंने आतंकवादी, कटवे, मुल्ले कह करके संबोधित किया, जो कि रिकॉर्ड में है संसद में। आप समझ रहे हैं कितनी नीचता वाली सोच ये आदमी रखता है। अब इसका स्तर देखिए
कैसे एक बार उन्होंने कहा था, सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि जैसे जैसे रुपये का स्तर गिरता है प्रधानमंत्री का भी स्तर गिरता है। अब इनका स्तर गिरना मैं आपको बताता हूँ। इनका स्तर इतना गिरा है सांसद से और केंद्रीय मंत्री से, सांसद से और केंद्रीय मंत्री से ये लोग विधायक के चुनाव पे आ गए। और आज इनकी औकात ये है कि बहन प्रियंका गांधी जी के लिए अगर इस तरह का शब्द उपयोग इन्होंने किए हैं, हम उनको नहीं दोहराएंगे। तो मैं कहता हूँ कितनी घटिया और नीच सोच इस आदमी की है। और जब इसके पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है और ये विधायक पे आ गया है, तो आज इनका हाल ये है, बद से बदतर है। इनको पता है कि सत्ता धीरे धीरे हम सत्ता से हमारे सत्ता की जो नीचे की ज़मीन थी वो फिसल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो जैसे बहन प्रियंका रही, हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी रहे, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी रहे, इनके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे, हमारे शीर्ष नेतृत्व के बारे में बोलना शुरू कर देंगे। ये बहुत घटिया सोच रखने वाले, घटिया मानसिकता के लोग हैं। इनके बारे में ज़्यादा बात करना भी ठीक नहीं है और हम इसकी निंदा करते हैं। और इन लोगों को अगर हमारे सामने हो रही है बोले, हम इनको जूता मारना पसंद नहीं करते इनकी शकल पे। जी चलिए आगे बढ़ते हैं अब्बास भाई, क्योंकि ओखला की बात हम लोग शुरू में कर रहे थे। जितनी खबर मेरे पास है उसके हिसाब से अगर मैं जानना चाहूँ, हालांकि आप बताएं ना बताएं आपकी मर्जी है, कि जो खबर मुझ तक आई है, ये खबर है कि लगभग अब्बास मस्तान जी का जो नाम है वो ओखला विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की तरफ से फाइनल माना जा रहा है। क्या आप कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अमन भाई देखो, ये हमारा पार्टी में हमारे नेता हैं, बड़े लोग हैं, और हमारे जैसे अध्यक्ष जी देवेंद्र यादव जी हैं, और हमारे बड़े भाई काजी निजामुद्दीन जी जो इंचार्ज बने हैं, और को इंचार्ज हमारे सुफिंदर सिंह जी मतलब डैनी जी हैं, और को इंचार्ज हमारे जो है दानिश अबरार भाई हैं, केसी वेणुगोपाल जी हैं, सीईसी की मीटिंग है, और मीनाक्षी नटराजन जी है, स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन हैं, प्रदीप नरवाल भाई हैं, इमरान मसूद भाई स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर हैं। ये तय करेंगे। और देखो, मुझे पता नहीं है कि मेरा नाम कितना चल रहा है, वो आप बता रहे हैं। देखो, मैं पार्टी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं काम कर रहा हूँ, सच्चाई ये है। और पार्टी अगर मेरे को जिम्मेवारी देती है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। और सच्चाई तो ये है कि मेरे पास अभी इस बारे में कोई खबर नहीं है। और अगर आप बता रहे हैं, मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा। अगर पार्टी मेरे को जिम्मेवारी देती है, उस पर पूरा खरा उतरूंगा। मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, संगठन के लिए काम किया है, मैंने अपने लिए आज तक काम किया नहीं। जी बिल्कुल। और अब्बास भाई, आपने कहा कि चलिए आपके ज़रिए मुझे अगर सूचना मिली है, चलिए हम तो ये चाहते हैं कि भाई आपको टिकट मिले। और आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ ओखला के बारे में जानना चाहूँगा आपसे, अगर टिकट मिलता है, चुनाव जीतते हैं आप, विधानसभा या ओखला के लिए आप क्या कुछ करना चाहते हैं? क्योंकि आपने कई मुद्दे बताए कि सड़क की प्रॉब्लम है, स्कूल की भी प्रॉब्लम है और तमाम चीज़ें हैं। तो अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो आप किन चीज़ों में बदलाव करना चाहेंगे और क्या क्या बदलाव करना चाहेंगे? सबसे पहला काम हमारा होगा, एक वहाँ पे एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना, सरकारी। जामिया नगर के भले ही वोटर कम हो, जामिया नगर की ओखला 54 विधानसभा की वोटर की संख्या करीब 3,90,000 के करीब है मौजूदा में। और वोटर अब ये समझ लीजिए, लेकिन वहाँ की जनसंख्या माशाल्लाह बहुत है। और वहाँ जनसंख्या के हिसाब से एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कम से कम भी 50 बेड का वहाँ होना चाहिए। और जो वहाँ लोगों को सुविधाएं हों, नंबर 1 तो इस पे काम होगा। वहाँ जो जाम की समस्या है उस पे काम किया जाएगा। और मैं आपको आगे शिक्षा की बात करूं, जितने भी हमारे जामिया नगर ओखला 54 विधानसभा के अंदर जितने स्कूल्स हैं, सबके अंदर अगर मेरे को पार्टी ने मौका देती है लड़ने के लिए, तो मैं, और अगर इज्जत मिलती है मेरे को, अगर आवाम इज्जत देती है, तो मैं जितने भी स्कूल्स हैं सभी के अंदर साइंस साइड मैं लेकर के आऊँगा कि सभी स्कूलों में साइंस साइड अनिवार्य होगा कि कोई भी बच्चा हमारा कहीं बाहर पढ़ने नहीं जाएगा। वो जो भी बच्चियाँ हमारी, जो भी बच्चे होंगे, वो सभी स्कूलों में साइंस साइड से कर दिए जाएंगे। ये होगा। घर घर तक एमसीडी की जो पाइपलाइन है, आज वहाँ पे 5% घरों में मतलब एमसीडी का पानी नहीं पहुँच पाता है। ये मेरा वादा रहेगा, एमसीडी का पानी घर घर जाएगा। हर घर तक अगर ना पहुँचे, हर घर तक नल अपने हाथ से पहुँचा करके आऊँगा। और आगे की कहानी ये कि वहाँ पे इन्वायरमेंट पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। इन्वायरमेंट पे काम किया जाएगा। बच्चों को नौकरियों के लिए
उनको समझाया जाएगा कि बेटा नौकरी आप पढ़ोगे और नौकरी करोगे तो बेहतर है। नौकरियों के लिए जो है उनको समझा करके उनको नौकरी की तरफ ले जा करके नौकरी दिलवाई जाएंगी बच्चों को। सरकारी नौकरियों में उनका जो हिस्सा है उनको दिलाया जाएगा ओखला निवासियों का। अब बस भाई चलिए, इस तो हम ओखला की बात करें, लेकिन थोड़ा सा और बड़े स्केल पे देखते हैं कि बीजेपी के आने के बाद जिस तरह से हमने हिंदू मुस्लिम का एक बीच में जो तालमेल पहले हुआ करता था, सौहार्द पहले हुआ करता था, वो बिगड़ते हुए देखा है। खासकर इन 1-2 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश में, आप संभल के बारे में देख ही रहे हैं और तमाम जगह के बारे में देख रहे हैं। बस मैं यहाँ पर जानना चाह रहा हूँ कि इसको लेकर क्या आपका ओपिनियन है, क्योंकि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान सदियों से साथ रहता चला आया है और रहता रहेगा, लेकिन जिस तरह से आपस में जो ऐसा लग रहा है कि क्या कोई दूरी बढ़ी है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये प्रयास करती रही है, ये आरोप आम आदमी पार्टी ने भी लगाया, कांग्रेस पार्टी ने भी लगाया कि भाई वो आपस में नफरतें पैदा करना चाहती है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखो अंग्रेज चले गए, उनकी कई नस्लें यहाँ पे रह गई हैं। उनमें से उन नस्लों में से एक भारतीय जनता पार्टी है। आरएसएस को अपना हिस्सा दे करके अंग्रेज यहाँ से दौड़ा दिए गए, लेकिन आरएसएस को छोड़ गए। इन्होंने केवल नफरत की राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया है। फूट डालो राज करो की नीति ये अपनाए हुए हैं। डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों का था वो इन्होंने अपना लिया है। मैं आपको बता दूं कि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, मतलब कई सौ दोस्त हैं मेरे हिंदू, जो मेरे को कई बार नवरात्रों में बुलाते थे, जागरण में बुलाते थे, जागरण होते थे ना हिंदुओं में, उनमें बुलाते थे, भंडारों में बुलाते थे। सच्चाई बता रहा हूँ, आज की डेट में वो लोग बुलाते भी हैं तो हमें डर लगता है कि कहीं उनके अलावा कोई और लोग हमारे गिरबान पे हाथ ना डाल दे, और कोई अपनी इज्जत के लिए हम वहाँ नहीं जाते हैं और हमें बुरा लगता है कि हम नहीं गए, और उन्हें बुरा लगता है कि ये नहीं आए। लेकिन माहौल इस तरह का बना दिया है, लोगों की मेंटेलिटी को इस तरह से चेंज किया कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं। और जबकि सच्चाई यह है अमन भाई कि जो हम लोगों ने जैसे अंग्रेजों को मिल के भगाया था, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को आज हम भगा दें और आरएसएस को हम उसका जो इनका जो फ्लो इतना हाई हो रखा है उसको डाउन कर दें हम, तो ये लोग अपने औकात में रह करके आज वही भाईचारा दोबारा से कायम हो जाएगा और बड़े सुकून से इत्मीनान से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला जो नारा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई, वो एज इट इज ऐसे ही हो जाएगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक ये नहीं बनने देंगे कि हिंदू कौन है मुसलमान कौन है, सबको डिवाइड एंड रूल की राजनीति में उलझाए रखेंगे। और उसके चक्कर में अपने दोस्त अडानी को, अपने दोस्त अंबानी को, ये चुनिंदा पूंजीपतियों की जेबें भर के उन्हें लाखों करोड़ का मतलब ये जो है फायदा पहुंचा करके और अपने ये मलाई खा करके, और ये भी जैसे ही यहाँ से सत्ता से जाएंगे अपने ये भी उनको पैसा जमा करके ये भी बाहर हो लेंगे यहाँ से। बात भाई समय का आपके पास अभाव है मुझे पता है, लेकिन बस लास्ट सवाल आपसे कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें जीत रही है और क्या सत्ता में आने की जो संभावना है आपके हिसाब से, चूंकि आप कांग्रेस के लीडर भी हो और जैसा मैंने शुरू में भी आपसे कहा कि आपका नाम लगभग कन्फर्म होने की सूचना मिल भी रही है, उस नाते आप क्या कहना चाहोगे? हम दिल्ली में सरकार बना रहे हैं, आपसे हम कह रहे हैं मन भाई, हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे। उसका रीजन ये है, केजरीवाल ने, आपको मैं बताऊं, केजरीवाल का झूठ सामने, हमारा वोटर केजरीवाल की तरफ स्लिप किया था, वो बैक हुआ है आज की डेट में। देवेंद्र यादव जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत काम किया है इस पे और इनके झूठ को उजागर करके लेकर के आए हैं। मैं आपको बताऊं, ये वही केजरीवाल है जिसने कहा था कि मरकज से कोरोना फैल रहा है। मरकज के हमारे जो अमीर साहब हैं, मौलाना साद के ऊपर इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी, मरकज पे ताला लगवाया था इस आदमी ने। और ये वही केजरीवाल है जिसने बयान दिया था कि शाहीन बाग में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, अमित शाह पुलिस को मेरे को 1 घंटे के लिए दे दे और मैं इसको 5 मिनट में खाली करके दिखाता हूँ। ये कूटनीति वाली और ये कुचलने वाली राजनीति को मुसलमानों पे थोप करके और अल्पसंख्यकों पे थोप करके ये उनके कंधों पे, उनकी गर्दन पे पैर रख के आगे बढ़ रहा था। लोग इसे समझ चुके हैं। लेकिन अब्बास भाई, क्या अब ये मानूं कि जो 12-13% या लगभग इसके आसपास जो परसेंट मतदाता मुस्लिम है, क्या वो वापस कांग्रेस तरफ आ रहे हैं? मुस्लिम ही नहीं, जितना कांग्रेस का वोटर इसकी तरफ गया था वो इनसे सवाल करने लगा है कि आपने दिल्ली में क्या किया है, आपने लोकपाल का वादा कहाँ गया, साइंस साइड क्यों नहीं लेकर के आए स्कूलों में, नए स्कूल्स क्यों नहीं बनाए आपने,
आपने सड़कें क्यों नहीं बनाई, आपने फ्लाईओवर्स क्यों नहीं बनाए, आपने प्रदूषण को खत्म क्यों नहीं किया? जब इनको लगा कि हमारे पास कुछ नहीं है, फिर झूठे वादे करने लगे। इस 2100 रुपये हम महिलाओं को देंगे, हर महिला को 2100 रुपये हम यहाँ देंगे। जब वहाँ पंजाब में इनकी सरकार है, पूर्ण राज्य का दर्जा जहाँ प्राप्त है, वहाँ एक फ्रीडम से ये अपनी गवर्नमेंट चला रहे हैं, वहाँ जब इन्होंने 1000 रुपये नहीं दिए अमन भाई, तो यहाँ क्या 2100 रुपये दे पाएंगे? क्या हमारा इतना बजट है? क्या दिल्ली सरकार का, एक दिल्ली प्रदेश के पास में क्या इतना हमारे पास खजाना है कि 2100 रुपये दे पाएंगे ये लोग? नहीं, ये इतना झूठा आदमी है। लोग इससे समझ चुके हैं कि ये झूठ के अलावा झूठ का पुलिंदा है और ये केवल फर्जीवाल है। अब इससे दूरी बनाई जाए। हमारा जो वोटर इनकी तरफ स्लिप हो गया था वो बैक कर गया है। हम सरकार बना रहे हैं आने वाले चुनाव में। अब्बास भाई, बहुत सारी बातें आपसे की और आपने तमाम सवालों का सही और बहुत ही गहनता के साथ में जवाब दिया। फिलहाल जो हमने खबर आप तक पहुंचाई कि आपका नाम लगभग फाइनल है। अगली बार अगर मुलाकात आपसे हो तो शायद इस नाते हो कि आप विधानसभा उम्मीदवार के तौर पर हमसे मुलाकात करें और आने वाले दिनों में ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल आपने इस प्रोग्राम के जरिए बहुत सारी बातों को सुना होगा, कांग्रेस पार्टी की तमाम योजनाओं को सुना होगा, किस तरह से आम आदमी पार्टी को लेकर अब्बास भाई ने तमाम सारी बातों को बारीकी से रखा। आपकी इस पर क्या राय है ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि हम ऐसे मुद्दों पर आपके सामने ज़रूर जो प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे, ज़रूर ऐसी सोच लेकर आते रहेंगे जो कहीं ना कहीं देश में बदलाव का कहीं ना कहीं इशारा करता हुआ नजर आए। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें SPN न्यूज़ पर। नमस्कार।